बात किससे कर रहे हैं? पहले तो जरा ये समझे ना, हम बतौर पाकिस्तानी कि हम किससे बात कर रहे हैं। हमारे हमारे मद मुकाबिल कौन है? अजीत डोल, ठीक है ना। मतलब अजीत डोल साहब की एक सोच है जिसको मोदी साहब आगे फ्रंट फेस पे हैं। उनकी शक्ल मोदी साहब की है, जो भी उनकी आरएसएस के जो भी इंतहा पसंद है वो सारे वो अजीत डोल गेम कर रहे हैं। अब आपकी जो लड़ाई हो रही है वो किसी सियासतदान से नहीं हो रही। पहली बात तो ये कि कोई सियासतदान नहीं है, किसी फौज के जनरल से नहीं हो रही जो फैसले कर रहा है फौज के, ऐसा भी नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं हो रहा कि किसी खुफिया अदारे के सक्का सरबराह हो, ऐसा भी नहीं हो रहा। उधर डेपुटेशन पे आ गए 2 साल के लिए, 3 साल, ऐसा भी नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं हो रहा कि आपके सामने कोई सफारतकार हो, कोई साबिक सेक्रेटरी, कोई फॉरेन सेक्रेटरी, कोई एम्बेसडर, ऐसा भी नहीं है। आपके सामने एक ऐसा बंदा है जो ऑपरेटिव है। यानी ऑपरेटिव से मुराद ये कि जो जमीन पे बतौर एक जासूस काम करता रहे, अंडरकवर भी नहीं, खुफिया तौर पे भी नहीं। ये भी नहीं कि जी कोई जो है वो सफारतकार है लेकिन अंदर से पता चलता है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी का अंडरकवर है किसी सफारत खाने में, ऐसा भी नहीं है। एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में घूमता रहे, पाकिस्तानी बन के, मुसलमान बन के, पकड़ा गया किसी दरगाह के बाहर तो उसने मस्जिदों में जाता रहा, कितने साल क्या करता रहा, और किसी दरगाह के बाहर पकड़ा गया, अजीत डोल की मैं बात कर रहा हूं, तो पकड़ा गया तो किसी ने कहा कि तो हिंदू है, ये कान पे इसके निशान है बाले का, तो उसने कहा नहीं मैं असल में पैदा हिंदू घराने में हुआ था, मुसलमान हूं, और उसको सारा कलमा और ये और सब कुछ याद किया हुआ बंदे ने। उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने लगे, उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा देखो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। फिर उसके बाद वही बंदा आपको नजर आता है गोल्डन टेंपल के अंदर, कि गोल्डन टेंपल में जो ऑपरेशन हो रहा है तो अंदर किसी और भेज में घुसता है। फिर वही बंदा आपको नागालैंड में नजर आता है, चाइना के अंदर भी गया हुआ है। लेकिन अजीत डोल चाइना के अंदर उनकी जो तहरीक चल रही है उसके अंदर भी घुसा हुआ, फिर सिक्किम के अंदर जो तहरीक चल रही है उसके अंदर भी घुसा हुआ। तो ये आपके सामने पहले तो आप ज़हन में ये रखें कि उतना स्ट्रेटेजिस्ट कोई, यानी बहुत ही कोई आप कहेंगे जी कोई पीएचडी की हुई है, कोई सफारतकार, मुख्तलिफ मुल्कों में सफीर रहा हुआ है, कोई जनरल है इंडियन आर्मी का ना, आपके सामने एक ऑपरेटिव जासूस प्रॉपर जो वो पॉलिसी तश्कील दे रहा है। अब उसके हाथ में जनाब न्यूक्लियर भी है, तो फौज भी है, तो मोदी साहब भी हैं, तो वो सारे जो भी हथियार हैं आपने एक मोदी के हाथ में दे दिए और एक दे दिए अजीत डोल के हाथ में। अब आप ये ज़हन में रखें कि ये आपके सामने हैं लोग, तो हम डिप्लोमेसी करेंगे, हम बैठेंगे, हम ये करेंगे, वो तमीज से उठ खड़ा हो जाएगा, फिर हम बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखे ना वो उसके ये रूल्स होंगे, देखे ना सफारतकारी में तो ऐसे होता है, देखे ना ना आपके जो आपका जो सामने आप समझ गए ना, जिन्हें फैसला करने वाली जो शख्सियात हैं वो एक तो इंतहा पसंद शख्स है जो मोदी है, और जो पॉलिसी बना रहा है पूरे मुल्क की वो ग्राउंड का एक जासूस, ग्राउंड पे घूमने वाला जासूस ऑपरेटिव है। जो मैंने कहा ना, ये नहीं कि जनाब वो बाद में उनके आईबी शाइबी को उसने हेड किया, लेकिन ग्राउंड ऑपरेटिव है वो, नीचे के लेवल पे कहीं वो
मूंगफली खा रहा है, कहीं पे दही भले खा रहा है, कहीं पे सिख बन गया, कहीं पे कुछ बन गया। बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है। आप पकड़े गए तो आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी नहीं है, आप सीधा गए, सीधी फांसी। यानी इस किस्म का एक बंदा है। अच्छा, अब ये सोचें आपके सामने, और उनके साथ जो है, जब हम बात करते हैं कि जी अमेरिका, इजराइल और आपके साथ इंडिया, हम ये बात करें ना, इजराइल इंडिया, हम बात भूल रहे हैं। और वो बात यह है कि इजराइल इंडिया को आप एक तरफ रखें ना, हम बात कर रहे हैं रॉ, जो कि एक बड़ा उनका इंटेलिजेंस अदारा है, और मोसाद, यानी हम पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी और इन जरा फौजों को रखें ना साइड पे, दूसरे खेल की तरफ आए ना आप, तो दूसरा जो असल खेल है, हाँ। फौजी तो सामने है ना कि जी इधर से टैंक आए, उधर से जहाज आ गए, इधर जो असल प्लेयर्स हैं, क्योंकि सामने जासूस है, वो फौजी नहीं है। आपके जो मध्य मुकाबल बंदा है जिद्दौल, वो बंदा कुछ फौज के अंदर कोई उसमें कोई वो कैप्टन या कर्नल या मेजर जनरल नहीं रहा ना, उसके अंडर फौज है। उसके जहन से सोचे ना आप। अब उसके वो जो है वो क्या सोच रहा है, और इंतहाई नफरत पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बारे में उसके ख्याल आती है कि इसको होना ही नहीं चाहिए। यानी ये नहीं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, जंग करेंगे, पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाना है, ये उसके जहन में एक खुमार है। और वही सोच जो है वो आरएसएस और बाकी अखंड भारत और उस तरफ चला गया वापस वो। तो अब मुज़ाकरात, बैकडोर डिप्लोमेसी, फलाना ढिमाकना, इसको तो रखे ना साइड पे। अब अच्छा, अब मोसाद को ले आए आप बीच में जी। पार्टनरशिप किसकी है? मोसाद की। जो कल मैंने बात की थी बलोचिस्तान से लेके तल अवीव तक 12 मिनट की बात, ये प्रॉपर India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense. They will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. फिर एक मजहब का मामला है जो कि लिंक करता है इस वक्त नेतन्याहू को, और मतलब है कि मोदी साहब को लिंक करता है। अच्छा, अब जब मोसाद की बात ले आते हैं ना अब रॉ के साथ, तो अब मोसाद जो है ना वो यानी दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक हो गई ना। एक तो रॉ हो गई, वो आपको बताया कि इंडियंस हैं और ये सारा, उसके साथ अब मोसाद को ऐड करें। मोसाद जो है वो दुनिया की, मतलब मोसाद वो है जो सामने नाम आता है, उसके दक्षिण बेत को भी ऐड कर लें, जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी, बाकी उनका नाम, चंद बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां, और खतरनाक से मुराद है कि रुथलेस, यानी वो कोई गुडी ऑपरेशंस नहीं होते उनके, और उनके बरस से चल रहे हैं, क्योंकि वो एक खतरे में रहे ना हमेशा इजरायली, तो उनकी मोसाद जो है वो बड़ी इनसिक्योर रही है। अब उनकी जो मोसाद है, अब जनाब पता ही चलता है, हम तो कोस रहे हैं ना कि मुक्ति बानी ने हथियार दिए थे, अब जनाब पता चलता है, अब पिछले साल, एक साल पहले ही उनकी जो मजीद दस्तावेजात आती हैं सामने, तो पता चलता है कि मुक्ति बानी को तल अवीव से असला आ रहा था 1971 में। सबसे पहले बात की थी कि यहां अमन नजर नहीं आ रहा जी। और हम जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इस हवाले से भी बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त मैं सिर्फ आपको एक बात कहकर फिर मैं निकलता हूं कि हम गजवा हिंद की बात करते हैं ना, और गजवा हिंद के साथ इसको भी वो आगे जाके, इसको भी कहीं पर वो मिसयूज करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि इस लफ्ज को भी जो कश्मीर में वो अंसार गजवा हिंद बना रहे हैं कोई नामालूम अफराद। ठीक, देखिए ना, ये पूरा का पूरा जो खेल है खुफिया दारों का, जो हाइब्रिड वॉर है, इसमें फिरका वारियत, लसानियत, प्रोपेगेंडा, ये वो आगे पीछे कौन किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए, ये इतना कुछ होने जा रहा है रवायती जंगों के अलावा, और जिसमें मैंने आपसे पहले भी कहा कि अहम शख्सियात के कत्ल और बम धमाके, आप देखिए ना, आज वाकया हुआ दीर में, तो ये सारे के सारे जो हैं वो ये जो दलकर अब जहन पड़े ना, तो उसमें ये चीजें नजर आती हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब इस हवाले से बात करेंगे जो भारत में